एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं यू पुलिस 2026 परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तैयार हैं आप लोग? विवेकानंद जी कहते हैं उठो जागो, लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। लक्ष्य सामने है आपके, 8, 9, 10 जून। बस कोशिश कर लो एक बार। एक बार कोशिश करने से जीवन बनने वाला है। कहते हैं सिक्योरिटी कितनी है? जीवन की सिक्योरिटी है। बस एक बार दिन रात कर लो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं दिन रात करने की। तो पेपर स्टार्ट करें। ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? तो भूगोल से संबंधित विषय है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। तो क्या लगता है उत्तर क्या होना चाहिए? तो उत्तर है तमिलनाडु। सेवराय की पहाड़ियाँ वहाँ स्थित हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देने जरूरत पड़ेगी आपको कि कौन सी चीज़ कहाँ अवस्थित है, और पढ़ते भी जाइएगा उस चीज़ को। प्रश्न समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं एक बार, है ना। कमेंट करिएगा, दोबारा उस प्रश्न को हम कभी रिपीट करने का प्रयास भी करेंगे। मुद्रा प्रसार यानी इन्फ्लेशन के बारे में जो असत्य है उसे चिन्हित कीजिए। माने मुद्रा प्रसार। तो इन्फ्लेशन क्या होता है? अब इन्फ्लेशन क्या होता है, ठीक है, परंतु जो नहीं है इसमें से वो है आपको बताना है, ठीक है। तो मुद्रा प्रसार इंगित करता है, परंतु समूह की कीमतों में वृद्धि बिंदु से बिंदु आधार पर है। ये सही है। भारत में मुद्रा प्रसार की दर की गणना थोक कीमत सूचकांक के आधार पर की जाती है, ठीक है। मुद्रा प्रसार की माप के लिए कुछ वस्तुओं की खुदरा कीमतों को भी ध्यान में रखा जाता है, ये भी ठीक है। मुद्रा प्रसार की दर के नीचे जाने का तात्पर्य कीमतों को घटना नहीं है, नहीं, कीमतों को घटना ही है। तो इसलिए ये क्या होगा? ये असत्य होगा, ठीक है। ध्यान में आ गया? एक बार इसको दोबारा से आप लोग पढ़िएगा और इसका अभ्यास करिएगा, प्रश्न आएगा जरूर। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? क्योंकि आप जानते हैं आजकल ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, दुनिया पर्यटन की दृष्टि से भारत में घूमने आती है या भारत के लोग बाहर जाते हैं। तो भारत में अगर कोई विदेशी भारत में आता है तो उसको कौन से अधिकार प्राप्त नहीं है, ऐसा प्रश्न इसमें है। तो विधि के समक्ष समानता पहला, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो यानी कुल मिलाकर विधि के समक्ष समानता तो है, प्राण दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार भी है, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी है। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है ज़्यादा। जितनी आज़ादी भारतीयों को उतनी आज़ादी विदेशियों को नहीं है कि वो भारत में आकर कुछ उल्टी सीधी बातें नहीं कर सकते, जैसा भारत में रुक के भारत लोग कुछ कर देते हैं। तो यह उत्तर हमारा क्या होगा? बी, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? अर्थात ये क्रमबद्ध तरीके से ध्यान देना है आपको। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया, बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ का लेखन किया, सत्येंद्रनाथ टैगोर आईसीएस परीक्षा में सफलता पाने वाले पहले भारतीय बने। तो स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना हुई, तो दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया, ये सबसे पहले घटना मानी जाती है। आप एक बार क्रमबद्ध दिन इसका करके देखिएगा तो आपको ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। अगला, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाएगी, त्वरण दुगना हो जाता है, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, भार में 2 गुना हो जाता है भार, नहीं। तो आंसर क्या होगा? ये गतिज ऊर्जा आपकी 4 गुनी हो जाती है। क्या हो जाती है? गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा एक सहसंयोजक यौगिक है? कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आंसर होगा हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड एक प्रकार से सहसंयोजक है जो यौगिक के रूप में काम करता है, ठीक है। अगला, काई आप जानते हैं काई एक तरह से एक तरह से वनस्पति ही मानो। काई की तरह के प्राचीन पौधे का अध्ययन, माने प्राचीन पौधों का अध्ययन, पर वो किस तरह के हों? काई की तरह के हों, जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है। इसका अध्ययन क्या कहलाता है? ऐसा इसमें प्रश्न पूछा गया है। तो एथनोबोटनी, ब्रायोलॉजी, पेलियोलॉजी एंड डेंड्रोलॉजी। तो उत्तर हमारा होगा इसमें ब्रायोलॉजी, यानी प्राचीन पौधों का अध्ययन को क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रायोलॉजी कहते हैं। समझ में आ गया?
अगला प्रश्न है, किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? दालचीनी, लौंग, नीम और ताड़। बहुत महत्वपूर्ण है शरीर के लिए भी और प्रश्न के तौर पे भी, ठीक है ना। तो दालचीनी, सुबह ही सुबह कुछ नहीं करना, दालचीनी और अशोक, क्या क्या कह सकते हैं, कुछ दालचीनी, सौंठ, कुछ वगैरह डाल डूल के क्या है, सवेरे हम पानी पी सकते हैं उसका, जो लाभकारी होता है हमारे लिए। अगला है, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ डिजिटल हेल्थ और टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए समझौता किया है? करंट अवेयरनेस का प्रश्न है, आपको कुछ विषयों को जो हाल ही में किसके साथ हमारा क्या करार हो रहा है, ये सब चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो आंसर है जापान, फ्रांस, अमेरिका और जर्मनी। तो इन 4 ऑप्शंस में से आंसर होगा हमारा जो जो करार हुआ है वो फ्रांस के साथ हुआ है, ठीक है। तो एक बार इसको देखिएगा दोबारा से क्या करार में आया है। अगला, भारत के किस राज्य में गोबर आधारित आय सृजन को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है? दिया जा रहा है। अब गोबर का बड़ा महत्व है। आज देखा जाए तो जैविक खेती, जैविक कृषि पर बहुत अधिक मात्रा में फोकस किया जा रहा है। हमें वापस लौटना पड़ेगा, पेस्टिसाइड्स को छोड़ना पड़ेगा अगर अपने जीवन को बढ़ाना है, जीवन प्रत्याशा बढ़ाना है, साथ साथ ही हमें निरोगी रहना है, तो उसके लिए हमें ये करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए ये बढ़ावा देने की बात आ रही है, तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, तो हमारा उत्तर प्रदेश इस काम में सर्वाधिक आगे है और अत्यधिक मात्रा में इसको बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। पित्तरस यकृत द्वारा स्रावित होता है और पित्ताशय में संग्रहित होता है, जो मुख्य रूप से किसके टूटने में मदद करता है? तो यानी जो पित्त वाइल है, पित्तरस है, जो है क्या करता है, किसको विखंडित करता है? तो यहाँ खनिज, विटामिन, प्रोटीन और वसा, आप जानते हैं क्या होगा इसमें, वसा को विखंडित करने का काम करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के तात्कालिक परिणाम क्या थे? बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद क्या हुआ? 1764 में हुआ बक्सर का युद्ध, उसके बाद क्या हुआ? इलाहाबाद की संधि हुई। आप उसको एक बार देखिएगा, कोई भी घटना घटित हुई उसके बाद क्या हुआ उस पर जरूर जाइएगा। तो इसमें देवगांव की संधि, इलाहाबाद की संधि, सालवाई की संधि और राजपुर घाट की संधि। जैसे मैंने आपको बताया, इलाहाबाद की संधि हुई। इसके बाद थोड़ा अधिक जानना है तो थोड़ा और पढ़िए इसके बारे में। भारतीय सरकार के एक शासनात्मक प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? 1950, 1954, 1952, 1956। तो योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद, कहीं ना कहीं इनका गठन हुआ था। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा 1952 में ही राष्ट्रीय विकास परिषद गठन हुआ था, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, चौहान राजाओं की राजधानी कौन सा शहर था? सोमनाथ, विदर, अहमदाबाद और अजमेर। तो चौहानों का स्थान, मूल स्थान रहा है वो है अजमेर, ठीक है। साइबर अपील अधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने का समय सीमा कितनी है? 90 दिन, 30 दिन, 60 दिन और 45 दिन। तो हमारा क्या है, उसका उत्तर होगा 60 दिन। 60 दिन हम क्या कर सकते हैं, साइबर अपील अधिकरण के अंतर्गत हम किसी के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं, ऐसा इसमें समय सीमा दे रखा है, ठीक है। समय गुजर रहा है, समय के अनुसार आपको अभ्यास बढ़ाना पड़ेगा और अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते उस स्तर पर पहुंचना पड़ेगा कि आपको जो भी प्रश्न दिखाई दे तो लगे कि ये मैंने पढ़ा है। इतना अभ्यास हमारा होना चाहिए, ये अनिवार्य है। अब इतना वक्त नहीं है, आपको अभ्यास अधिक से अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में तुलसी मानस स्थित है? तुलसी मानस, तो मथुरा, वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या। तो ये शायद है, मुझे लगता है वाराणसी, तुलसी मानस, ठीक है ना, समझ में आ गया। अगला, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को उनके कार्यों का संचालन में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री परिषद द्वारा सहायता और सलाह देने का प्रावधान दिया गया है, प्रावधान किया गया है? यानी कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और अन्य मंत्रिपरिषद के बीच में एक तरह से बीच का काम करता है। कोई भी विषय होगा राष्ट्रपति का, वो मंत्रिपरिषद के पास लेके जाना, और मंत्रिपरिषद से कहाँ लेके जाना, राष्ट्रपति के पास लेकर जाना। तो ऐसा किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 74 इसी में है, 76, 72, 78। तो आर्टिकल किसमें? 74 में, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस वर्ष किया गया? अर्थात जो वर्तमान उच्चतम न्यायालय है वो कहाँ स्थित है? दिल्ली में है। और दिल्ली का इसकी उद्घाटन कब हुआ? तो उद्घाटन होता है उसका
1950 में। ध्यान रखेंगे, पहले उच्चतम न्यायालय कहाँ था वो भी आप बताइएगा, इससे पहले कहाँ था। निम्नलिखित प्रोटोकॉल में से कौन सा जैव सुरक्षा के लिए जैव विविधता सम्मेलन है? अर्थात एक दर इधर भी है, एक दौर इधर भी, हम ये कह सकते हैं। एक तरफ विकास है तो एक तरफ ये भी ध्यान में दिया जा रहा है, विकास करते करते कहीं ऐसा तो नहीं हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। प्रकृति नहीं रहेगी, हमें समावेशी विकास करना पड़ेगा जिसमें प्रकृति को ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा। इसके लिए समय समय पर क्या होता रहता है कि जैव सुरक्षा को, जैव विविधता के लिए क्या है, सम्मेलन होते रहते हैं। उसी प्रकार का ये सम्मेलन है जिसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, कार्टाजेना प्रोटोकॉल और नागोया प्रोटोकॉल, तो इस जैव विविधता से जुड़ा हुआ प्रोटोकॉल माना गया है वो है कार्टाजेना प्रोटोकॉल। एक बार इन सारे प्रोटोकॉल्स को एक बार देखिएगा, आपको कौन सा कैसे संबंधित है, वो परीक्षा उपयोगी और आते रहते हैं। अगला, जमीन पर कब्जा करने के सरकार के इरादे के बारे में डैश सुविधाजनक स्थान पर सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित करेगा। माने अगर कोई जमीन क्या करनी, अधिग्रहित करनी है, तो कौन व्यक्ति है जो नोटिस देता है या नोटिस चस्पा करवाता है? तो ग्राम प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासक, राजस्व निरीक्षक और जिला कलेक्ट्रेट यानी जिलाधिकारी। तो हमारा उत्तर होगा ये अधिकार किसके हाथ में है? जिला अधिकारी के हाथ में रहता है, जिला कलेक्ट्रेट के हाथ में रहता है, तो ये वही काम कर सकता है। ठीक है। भारत की प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो बीएस रमा देवी, जयंती पटनायक, रेखा शर्मा और सतवीर वेदी। पढ़िएगा, बीएस रमा देवी हैं उत्तर के तौर पे। ठीक है। अगला प्रश्न है, गूगल के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को 2020 में गूगल मीट के रूप में पुनः ब्रांडेड किया गया था? गूगल मीट आजकल चल रहा है, तो गूगल मीट के रूप में किसको प्रयोग करते हैं गूगल मीट में? तो आजकल देखा जाए एक स्थान पर बैठ करके 100 से ज़्यादा अधिक लोगों को और भी अधिक लोगों को क्या कर सकते हैं, एक साथ इकट्ठे एक स्थान पर बिठा के, यानी एक ही प्लेटफॉर्म पर बिठाकर हम कोई भी चर्चा कर सकते हैं। ठीक है ना। तो गूगल पॉडकास्ट, गूगल डुओ, पिक्सल एंड हैंगआउट्स मीट, तो गूगल मीट हैंगआउट्स मीट का ही एक संशोधन रूप माना जाता है। किसका? हैंगआउट्स मीट का। ठीक है, कोशिश करेंगे इसको समझिएगा। शीतलन प्रक्रिया द्वारा गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अर्थात गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संगलन, उत्पादन, संघनन और हिमीकरण। तो गैस को द्रव में लाने का मतलब है संघनित होना। क्या होना? संघनित होना। बाष्पन होने के बाद संघनित होकर वापस आना, तो गैस से द्रव अवस्था में आना होता है। ठीक है। अगला, कंप्यूटर में डीवीडी का पूर्ण रूप क्या है? तो डीवीडी अब तो नहीं होती, पहले होती थी, आज भी शायद प्रयोग कर सकते हैं हम लोग डीवीडी का। तो डिजिटल वोल्टेज डिस्क, डेटा विजुअल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डेटा वीडियो डिस्क। तो डीवीडी की फुल फॉर्म होगी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, याद रखिएगा। रैम, रोम, डीवीडी इत्यादि ये सब प्रकार की चीजें हैं, तो इन सब की फुल फॉर्म पूछने के लिए आ जाती हैं कभी कभी। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत निम्न में से किस न्यायालय को मानवाधिकार न्यायालय के रूप में कार्य करने का लिए नामित किया गया है? 1993 के तहत कौन सा न्यायालय एक मानवाधिकार न्यायालय के रूप में नामित किया गया है, ऐसा इसमें प्रश्न दिया गया है। तो सत्र न्यायालय, लोक अदालतें, मुंसिफ न्यायालय, दंडाधिकारी न्यायालय। तो जितने भी सत्र न्यायालय हैं उनको इस प्रकार का अधिकरण दिया गया, अधिकार दिया गया है। तो हमारा उत्तर होगा ए। ठीक है। बड़ा प्रेशर लग रहा होगा कि परीक्षा नजदीक आ गई। जितना अधिक परीक्षा नजदीक आ रही है उतना लग रहा है कि मैं भूल रहा हूं, मुझे कुछ आता ही नहीं है। चिंता करने की आवश्यकता नहीं, जितना अधिक जानोगे उतना अधिक लगेगा कि हम भूल रहे हैं। ठीक, तो इतना अधिक अभ्यास आपका रहेगा उतना ही जो विषय होंगे वो सबकॉन्शियस माइंड में होंगे, और जब आप पहुंच जाएंगे परीक्षा देने के लिए तब अचानक आपको लगेगा हाँ ये उसका उत्तर ये हो सकता है, और पहली बार में आपको लगेगा हाँ यही उत्तर होगा, तो आप उसी को ऑप्शन के रूप में चुन सकते हैं, जिससे क्या है कि आपका उत्तर सही होगा। ठीक है, ये उससे पहले वाला हो गया ना। भारत संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में कानून का शासन सन्निहित है? कानून का शासन अर्थात कानून के समक्ष समानता, कानून के विषय में जानकारी। तो
अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14। तो आंसर हमारा क्या होगा? अनुच्छेद 14। तो कानून के समक्ष समानता का वाला विषय उसमें होगा। अगला, निम्न में से कौन सा ओमेगा 3 वसीय अम्ल का सबसे अच्छा स्रोत है? तो ओमेगा 3 की बात आती है जो इसका स्रोत माना जाता है, तो वो मूल रूप से क्या होता है इसमें? धान्य तेल, सार्डिन, पॉर्क एंड गेहूं उत्पाद। तो उत्तर हमारा क्या होगा इसमें? सार्डिन, जो कि एक तरह से ओमेगा 3 वसीय अम्ल का प्रमुख स्रोत माना जाता है। ठीक है ना? निम्न में से किस रोग को हैंसेन रोग के रूप में भी जाना जाता है? हैंसेन रोग, फ्लोरोसिस, मधुमेह, चिकनगुनिया और कुष्ठ रोग। तो क्या होगा इसका उत्तर? कुष्ठ रोग। ठीक है, डी। निम्न में से किसकी संपीड्यता उच्च होती है? अर्थात सबसे आप प्रेशराइज करके उसकी को हम लोग सबसे हाई मानी जाती है, संपीड्यता उसकी हाई मानी जाती है। तो ठोस, प्लाज्मा, तरल और गैस। तो आप जानते हैं गैस। ठीक है, अगला होगा बेकिंग सोडा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो बेकिंग सोडा जो होता है यह एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, यह एक अग्निशामक यंत्र में प्रयुक्त होता है। तो ये दो कूट इसमें दे रखे हैं, दो। अब जो कूट सही हो, ए बी सी डी, हमें जो लगता है वो सही है, सही करेंगे। पहला भी सही हो सकता है, दूसरा भी सही हो सकता है, दोनों सही हो सकते हैं, दोनों गलत हो सकते हैं। तो आपको जो उचित लगता है उसको हम लोग कूटकृत करेंगे। ठीक है, कूट करेंगे उसको। तो इसमें पहला ऑप्शन है ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड, दूसरा ऑप्शन है केवल फर्स्ट, तीसरा ऑप्शन है केवल सेकंड, और चौथा ऑप्शन है फर्स्ट और सेकंड दोनों। तो अगर इसके विषय में आती है बेकिंग सोडा के बारे में, तो यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। यह अग्निशामक यंत्र प्रयुक्त होता है, अर्थात ये दोनों ही हैं। तो उसका ऑप्शन क्या होगा? डी, फर्स्ट और सेकंड दोनों। समझ में आ गया? इस प्रकार कूटकृत प्रश्न आते हैं तो आप थोड़ा सोच समझ कर उसको जवाब देना। ठीक है, सूची सुमेलन करना हो गया। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और कूटकृत जो विषय दिया हुआ है उसको सही उत्तर दें। तो सूची फर्स्ट है परमाणु शक्ति केंद्र, जो परमाणु पावर हाउस हैं, एटॉमिक पावर हाउस हैं, और वो किस राज्य में है, वो वाली बात है। तो यहाँ पहला है कुडानकुलम, काकरापारा, कैगा, रावत भाटा। कौन से स्टेट में है? कर्नाटका, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात। तो मिलान करेंगे हम लोग। कुडानकुलम जो है वो तमिलनाडु में है, काकरापारा है गुजरात में है, कैगा है कर्नाटका में है, और रावत भाटा है राजस्थान में है। तो जो हमने मिलान कर लिया, उसके बाद इसमें ऑप्शन ढूंढेंगे कि ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है। तो कुडानकुलम वाला 2, तो 2 से शुरू होने वाला है, कौन सा है? 2, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, 2 से शुरू होने वाला। उसके बाद काकरापारा 4, तो 2 के बाद 4 कौन सा सही है? उसके बाद कैगा, फिर 3, तो कैगा किससे है? फर्स्ट से मिलान करता है, कैगा फर्स्ट से मिलान करता है, तो फर्स्ट, और रावत भाटा थर्ड। तो आंसर क्या होगा हमारा? 2, 4, 1, 3, ये हमारा उत्तर होगा। इस प्रकार से सूचीकरण भी करा जाता है, सुमेलित करना पड़ता है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान से करना। और बड़ा आसान भी है, अगर हम 1, 2 पता होगा हमें तो बाकी 2 तो ऑटोमेटिकली हमें बड़ा सूटेबल होंगे करने के लिए, आराम से हम उसको कर सकते हैं, मिलान कर सकते हैं उनका। निम्न में संतों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले कौन थे, फिर कौन थे, फिर कौन थे, फिर कौन थे? तो लगभग नानक, चैतन्य महाप्रभु, नामदेव और कबीर। तो नामदेव का विषय आता है लगभग 1270-72 के आसपास का विषय है, और कबीर जी का 1398 के नियर अबाउट का विषय है, नानक जी का 1500 कुछ का विषय है, और चैतन्य महाप्रभु का भी लगभग इसी कालखंड का है। तो कुल मिलाकर बात करेंगे, सबसे पहले नामदेव जी। तो सबसे पहले नामदेव, उसके बाद कबीर। तो 3-4 से कौन सा प्रारंभ हो रहा है? ये रहा 3-4। फिर उसके बाद नानक जी, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु। तो 3-4-1-2। तो आप भी इसी प्रकार से करें, 1 आध 2 आपको पता होंगे तो बाकी शेष भी आप लोग कर लेंगे। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में भारत में ऑपरेशन ब्रह्मा निम्नलिखित में से किस देश को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया? ऑपरेशन ब्रह्मा, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मलेशिया। ऑपरेशन ब्रह्मा का मतलब एक ब्रह्म देश भी है, एक प्राचीन नाम है। किसका प्राचीन नाम है आप बताइए, सोचिएगा, मैं बता देता हूं। म्यांमार का, बर्मा का प्राचीन नाम ब्रह्म देश था। ठीक है, तो ऑपरेशन ब्रह्मा उसी जुड़ा होगा। तो आप समझ सकते हैं, उसमें ऑप्शन दिए हैं केवल 2 और 4, केवल 1, केवल 2 और केवल 1 और 3। तो इसमें केवल 2 म्यांमार, तो आंसर होगा हमारा सी।
ठीक है, तो इस प्रकार से भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कौन कौन से ऑप्शन इसमें सही हो सकते हैं, तो गौर से ध्यान देखिए, ध्यान देकर ही इसको करना, अन्यथा जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? पेरियार, पेन्नार और पलार, ये दक्षिण की नदियां हैं और ये केवल थर्ड, केवल फर्स्ट और सेकंड, केवल फर्स्ट और 2 और 3, तो पेरियार नदी है जो अरब सागर में गिरती है। बाकी दोनों ही कहाँ गिरती हैं? अरब बंगाली खाड़ी में जाकर गिरती हैं, जो उल्टी पेरियार नदी बहती है। जिस तरह से अगर देखा जाए तो कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती जाती हैं और पीछे की तरफ उल्टी तरफ जाती हैं, ऐसे ये जाती है पेरियार। अगला, निम्न में से कौन सा ग्रंथ कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया? अर्थात कालिदास ने जो ग्रंथ लिखे उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आपको नहीं लिखा गया वो आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, ध्यान देना इस विषय पे। मेघदूतम, रघुवंशम, श्रृंगार शतक, अभिज्ञान शाकुंतलम, तो मेघदूतम लिखा है उन्होंने, रघुवंशम भी लिखा है और अभिज्ञान शाकुंतलम भी लिखा है, तो श्रृंगार शतक उनका नहीं है, तो आंसर क्या होगा हमारा? सी। ठीक है, नेक्स्ट। अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग के लिए ऑनलाइन पोर्टल भारत पोल निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? केंद्रीय जांच ब्यूरो, अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग, आसूचना ब्यूरो, निदेशालय। तो इसमें आंसर होगा केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा, ध्यान रखिएगा इस पोर्टल को भारत पोल के नाम से स्टार्ट किया गया था, तो केंद्रीय जांच ब्यूरो इसमें उत्तर होगा हमारा। ठीक है, अगला, गोबी मरुस्थल कौन से देश में फैला है? कहते हैं एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो वो गोबी का मरुस्थल है। अब एशिया में है तो आप गौर कर सकते हैं इसमें, पर किस किस में है, देश में है, ये ध्यान देना पड़ेगा यहाँ। तो ऑप्शन है मंगोलिया, चीन, रूस और कजाकिस्तान। तो ऑप्शन भी ऑप्शन के अनुसार जाना पड़ेगा। ऑप्शन है पहला केवल 1 2 4, 1 2 4, केवल 1, केवल 1 और 2 और केवल 1 2 3। तो जहां तक है वहां तक मंगोलिया और चीन में तो है ये, तो आंसर हमारा क्या होगा? सी, केवल 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट। अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित विजयों का कालानुक्रम पता करना है कि भाई उसने जब पहले सबसे पहले कहाँ आक्रमण किया, कहाँ सफलता प्राप्त की, फिर कहाँ किया, फिर कहाँ सफलता प्राप्त की, उस क्रम को यहाँ पर स्थापित करना है। तो इस क्रम को ध्यान में रखते हुए रणथंबोर, जैसलमेर, वारंगल और चित्तौड़, तो सबसे पहले मुझे लगता है जैसलमेर, फिर उसके बाद रणथंबोर, फिर उसके बाद चित्तौड़, फिर उसके बाद वारंगल। तो कुल मिलाकर आंसर हमारा होगा 2 1 4 3। ठीक है, ध्यान रखना इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, थोड़े से अटकाएंगे, आपकी जानकारी का डीपली नॉलेज को लेंगे कि आप किस स्तर पर पढ़ रहे हैं। तो कोशिश करिएगा, थोड़ा सा अध्ययन का लेवल थोड़ा बढ़ाइए, आप बहुत अच्छा करिए, आप अच्छा करेंगे ऐसी हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका उस समय मस्तिष्क बहुत तेज चले, जो भी आप करें वो सही जाए। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।